हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो इंडियन थिंकर अपन जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें मनु और कौटिल्य के बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम आज बात करने जा रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। जो राम मनोहर लोहिया हैं वो जो है समाजवादी आंदोलन के जनक के रूप में इनको जाना जाता है और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य किया है। यानी कि जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसमें कार्यकर्ता के रूप में भी ये रहे हैं और काफ़ी मतलब आंदोलनों में ये मतलब बहुत अच्छा इनकी भागीदारीता रही है, जहाँ पर काफ़ी बार इनको मतलब यातनाएं भी झेलनी पड़ी है, इनको जेल भी ले जाया गया था, ये भूमिगत भी रहे थे। भूमिगत रहते हुए इन्होंने काफ़ी बुक्स जो हैं वो भी लिखी हैं। तो इस प्रकार से जो राम मनोहर लोहिया हैं वो भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे उनमें उनकी अच्छी भागीदारीता रही थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये समाजवादी आंदोलन के जनक के रूप में भी इन्हीं को जाना जाता है और इनका जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो जन्म कब हुआ था? 23 मार्च 1910। 23 मार्च को हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी हुई थी, इसीलिए आज हम 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसी दिन इनका डेट ऑफ बर्थ है और जो कि अकबरपुर में उत्तर प्रदेश में इनका बर्थ हुआ था। पिता का नाम इनका हीरालाल है और शिक्षा इनकी 1927 में मैट्रिक परीक्षा पास की। उसके बाद ये BHU यानी बनारस यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट और 1929 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इन्होंने BA किया और उसके बाद ये जर्मनी चले गए, वहाँ हम्बोल्ट विश्वविद्यालय में भाग लिया इन्होंने और उसके बाद जो है इन्होंने PhD किया। तो PhD किस विषय पर की? नमक कर व्यवस्था पर इन्होंने PhD की। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये अपना गुरु किसको मानते थे। तो ये गांधी से तो पूर्णतः सहमत थे, तो इनको तो अपना गुरु मानते थे और नेहरू के कुछ विचारों से ये सहमत थे और कुछ से असहमत थे। तो इस प्रकार से अपने डेढ़ गुरु मानते हैं। डेढ़ गुरु किसको मानते हैं? गांधी और नेहरू को। नेहरू को आधा गुरु और गांधी को अपना गुरु मानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो गांधी को अपना गुरु क्यों मानते थे, क्योंकि ये तो गांधी के जो सत्याग्रह और अहिंसा इनसे पूर्णतः सहमत थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था और साइमन कमीशन का इन्होंने विरोध किया था। तो इस प्रकार से गांधी जी के मतलब सभी विचारों से पूर्णतः सहमत थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो प्रोफेसर उषा मेहता है, उन्होंने कहा कि जो गांधी जी ये लोहिया हैं ये गांधीवादियों में क्रांतिकारी और क्रांतिकारियों में गांधीवादी हैं। तो इस प्रकार से लेकिन ये जो गांधी जी ने जो वर्ण व्यवस्था दी थी उस पर ये मौन थे, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। और अंबेडकर ने गांधी की जो वर्ण व्यवस्था उसका विरोध किया था, ये तो हम सब जानते हैं। आगे अंबेडकर में अच्छे से डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही जानते हैं कि अंबेडकर तो इसके विरोधी थे गांधी की वर्ण व्यवस्था के, लेकिन ये मौन थे। थोड़ा हमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1934 में नेहरू और मीनू मसानी नेताओं के साथ मिलकर इन्होंने समाजवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है कि समाजवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो 1934 में किस किस नेताओं ने की थी? लोहिया, नेहरू और मीनू मसानी ने। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 8 अगस्त 1940 को, उसका प्रचार लेखन के माध्यम से किया था और इसीलिए इनको क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत विभाजन के विरोधी रहे हैं। ठीक है। और इस पर एक बुक भी आएगी, आगे हम डिस्कस करेंगे। नेहरू और पटेल की भी इन्होंने आलोचना की थी। नेहरू और पटेल की आलोचना क्यों की थी इन्होंने कहा कि ये दोनों सहमत हो गए थे जब भारत का विभाजन हुआ, तो नेहरू और पटेल सहमत थे इस बात से, इसीलिए ये इनका विरोध किया था इन्होंने। फिर है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए थे ये और 1952 में किसान मजदूर पार्टी का विलय कर लिया गया था। किसमें? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में किसका विलय कर दिया गया? किसान मजदूर पार्टी का। और फिर इसका नाम बदलकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कर दिया गया और इसी का जो है 28 दिसंबर 1955 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन इन्होंने कर लिया था। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? 28 दिसंबर 1955 को। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 1962 में नेहरू जी के फूलपुर से चुनाव लड़े थे, इन्होंने चुनाव लड़ा था 1962 में। नेहरू जी ने फूलपुर से नेहरू जी और लोहिया दोनों ने चुनाव लड़ा था। तो जो लोहिया है वो हार गए थे और नेहरू जी जीत गए थे। तो उसके बाद 1963 में फर्रुखाबाद से लोकसभा चुनाव हुए और वहाँ पर लोहिया जो है
वो चुनाव जीत गए थे। तो 1962 में तो नेहरू के सामने लोहिया चुनाव हार गए थे फूलपुर से, और 1963 में फर्रुखाबाद से लोकसभा चुनाव हुए थे और उसमें लोहिया जीत गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1965 में समाजवादी पार्टी का विलय संयुक्त समाजवादी पार्टी में कर दिया गया था, और 1967 में जो यूपी में गैर कांग्रेसी की महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो लोहिया ने निभाई थी, और 1967 में ही कन्नौज से फिर लोकसभा चुनाव ये जीते थे, और 1967 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है 12 अक्टूबर 1967 को। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी भाषा के संबंध में लोहिया के विचार। तो हिंदी भाषा से मतलब हिंदी का ये काफ़ी समर्थन करते हैं, प्रादेशिक भाषाओं का भी ये समर्थन करते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं का भी ये समर्थन करते हैं, और ये कहते हैं कि अंग्रेजी जो भाषा है इसको गिटर पिटर की भाषा का नाम दिया है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में ये फैक्ट पूछा गया है कि अंग्रेजी को गिटर पिटर की भाषा कहने वाले कौन थे, तो राम मनोहर लोहिया। बाकी इन्होंने कहा कि विज्ञान का अध्ययन भी करना चाहिए, यानी कि मनोवैज्ञानिक भाषाओं पर भी इन्होंने बल दिया, बहुभाषी राज्य यानी कि क्षेत्रीय और जो प्रादेशिक भाषाएं उन पर भी इनका मतलब इन्होंने बल दिया, और भारत इंडिया विभाजन में असमानता लाती है, यानी कि जो अंग्रेजी भाषा है वो भारत इंडिया विभाजन में असमानता लाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राम मनोहर लोहिया की बुक्स। तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा कौन कौन सी बुक लिखी गई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है राम मनोहर लोहिया की बुक, तो हमें ध्यान से देखना है। फ्रेगमेंट ऑफ वर्ल्ड माइंड 1949 की बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी गई है। फ्रेगमेंट ऑफ वर्ल्ड माइंड 1949। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी 1952। इसी बुक में इन्होंने चौखंबा सिद्धांत दिया है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल से। कौन सी बुक है? एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी 1952। नेक्स्ट बात करते हैं व्हील ऑफ हिस्ट्री 1955। इतिहास चक्र जो है इस प्रकार हिंदी अगर इसका वर्जन करते हैं तो ये जो बुक है इसमें 1955 की बुक है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो फ्रेगमेंट ऑफ वर्ल्ड माइंड 1949, एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी 1952 की, और व्हील ऑफ हिस्ट्री 1955 की बुक है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बुक है इनकी फॉरेन पॉलिसी 1963 की बुक है, फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट है इंडिया चाइना एंड नॉर्दर्न फ्रंटियर, तो ये है 1936 की बुक है। इंडिया चाइना एंड नॉर्दर्न फ्रंटियर 1963 की बुक है। नेक्स्ट बुक है इनकी मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, तो हमें ध्यान रखनी है। मार्क्स गांधी और सोशलिज्म 1963। द कास्ट सिस्टम 1964। इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स 1965, और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन 1970। नेक्स्ट एक जो है थिंकर हैं डॉक्टर मस्त राम कपूर, ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि आ सकते हैं। डॉक्टर मस्त राम कपूर, कलेक्टेड वर्क ऑफ डॉक्टर लोहिया, लोहिया के ऊपर इन्होंने बुक लिखी है, कलेक्टेड वर्क ऑफ डॉक्टर लोहिया। तो किसने लिखी है? डॉक्टर मस्त राम कपूर ने। तो ये हमें बुक्स ध्यान रखनी है, और सन के साथ आजकल फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो उसमें डेट के साथ हमें ये बुक्स ध्यान रखनी है, आगे वाली सन भी हमें ध्यान रखनी है, और इनको क्रम से जमाने के लिए जो है वो नेट में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि इनको क्रम में जमाइए, तो हमें ध्यान रखना है। फ्रेगमेंट ऑफ वर्ल्ड माइंड 1949, एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी 1952, व्हील ऑफ हिस्ट्री 1955, फॉरेन पॉलिसी 1963, इंडिया चाइना एंड नॉर्दर्न फ्रंटियर 1963, मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म 1963, द कास्ट सिस्टम 1964, इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स 1965, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन 1970, डॉक्टर मस्त राम कपूर, कलेक्टेड वर्क ऑफ द डॉक्टर लोहिया। तो ये हो गई लोहिया की बुक्स। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लोहिया के राजनीतिक विचार।
तो जैसा कि हम जानते हैं जो लोहिया हैं वो स्वतंत्रता आंदोलनों से भी काफ़ी हद तक जुड़े हुए थे। तो उन्होंने जो इतिहास चक्र यानी कि अपनी बुक जो व्हील ऑफ हिस्ट्री मैंने जैसे आपको बताई थी कब की है, 1955 की जो बुक है व्हील ऑफ हिस्ट्री, इसमें इन्होंने इतिहास चक्र जाति वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। और इन्होंने कहा है चेतना और विकास द्वंद्वात्मक पद्धति जो है वो इन्होंने स्पष्ट की है। और पश्चिम का जो वर्ग है वो भारत की जाति और पश्चिम का वर्ग जो है वो जुड़े हुए हैं। और इन्होंने ये कहा है कि जो जाति और जो वर्ग है इनमें संघर्ष चलता रहता है, अन्याय शोषण को मतलब बढ़ता रहता है, मतलब जाति से जो है वो अन्याय शोषण को बढ़ावा मिलता है, संघर्ष चलता है। और जाति और वर्ग में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, जो कि लोहिया ने माना है कि जाति जब अपने शिथिल रूप में आ जाती है तो वो वर्ग बन जाती है, और वर्ग जब कठोर रूप में आ जाता है तो वो जाति बन जाती है। तो इस प्रकार से इन्होंने एक चक्र के रूप में जाति और वर्ग को परिभाषित किया है। तो इस प्रकार से जाति जो है वो कठोर है और वर्ग जो है वो नरम है, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। और ये धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के समर्थक रहे हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो कौन सी बुक में इन्होंने जाति वर्ण संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं, व्हील ऑफ हिस्ट्री, जो कि 1955 की बुक है, काफी इंपॉर्टेंट बुक है। बुक के साथ हमें ध्यान रखना है ये चेतना और विकास की द्वंद्वात्मक पद्धति स्पष्ट करते हैं। पश्चिम का जो वर्ग है भारत जाति दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और जाति को शिथिल रूप जो जाति का है वो वर्ग है, और वर्ग का जो कठोर रूप है वो जाति है। तो इस प्रकार से जाति और वर्ग के कारण आपस में संघर्ष चलता रहता है, अन्याय और शोषण को बढ़ावा मिलता है। जाति जो है वो कठोर रूप है और वर्ग जो है वो नरम रूप है। बाकी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के समर्थक रहे हैं। और ये हमें थोड़ा सा ये एक फैक्ट ध्यान रखना है कि 1952 में पंचमढ़ी अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो राम मनोहर लोहिया के द्वारा की गई थी, और इसी में इन्होंने समान अप्रासंगिकता का सिद्धांत दिया था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, एक बार डीएसएसपी में पूछा गया था, डीएसएसपी में एक क्वेश्चन आया था कि पंचमढ़ी अधिवेशन की अध्यक्षता कब और किसके द्वारा की गई थी। तो 1952 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा की गई थी। और इसमें इन्होंने समान अप्रासंगिकता का सिद्धांत दिया था। ये हमें ध्यान रखना है कि समान अप्रासंगिकता का सिद्धांत किस अधिवेशन में दिया गया था? तो पंचमढ़ी अधिवेशन में दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एशियाई समाजवाद के बारे में। तो एशियाई समाजवाद संबंधी जो विचार हैं वो पूंजीवाद और साम्यवाद से मुक्त विचार हैं। और इसमें जो है लोहिया जी ने काफ़ी मतलब इससे क्वेश्चन बहुत बार आया है। एशियाई समाजवाद संबंधी जो विचार हैं इसमें अभी जो आरपीएससी का एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, तो उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अधिकारी तंत्र और तकनीकी तंत्र के बारे में किसने कहा है, या कुछ इस तरीके से का क्वेश्चन आया था। तो वो एशियाई समाजवाद से रिलेटेड ही क्वेश्चन जो है वहाँ पर पूछा गया है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और एक बार बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राम मनोहर लोहिया के एशियाई समाजवाद से संबंधित विचार इसमें कौन सा नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें 3 ऑप्शन तो कृषि, जाति, अधिकारी तंत्र दिया गया था, और 4th ऑप्शन कोई और दिया गया था। तो इस प्रकार से ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो एशियाई समाजवाद संबंधी विचार कौन सी बुक में हमें देखने को मिलते हैं? मार्क्स, गांधी और सोशलिज्म। कब की बुक है? 1963 की बुक है, ध्यान रखनी है। मार्क्स, गांधी और सोशलिज्म। तो हमें 3 बुक 1963 की हो गई। कौन सी? एक तो फॉरेन पॉलिसी मैंने बताई थी आपको 1963 की, एक इंडिया, चाइना और नॉर्दर्न फ्रंटियर बताई थी 1963 की, और एक है मार्क्स, गांधी और सोशलिज्म। ये 1963 की 3 बुक हैं, ध्यान रखनी है। फॉरेन पॉलिसी, इंडिया, चाइना और नॉर्दर्न फ्रंटियर 1963, और मार्क्स, गांधी और सोशलिज्म 1963। तो हमें ध्यान रखना है एशियाई जो समाजवाद संबंधी विचार जो है वो पूंजीवाद और साम्यवाद से मुक्त है। और यूरोप में जो है उद्योग और वर्ग इन्होंने बताया, और एशियाई समाज में इन्होंने क्या बताया? कृषि, जाति और अधिकारी तंत्र। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, ये हुए एशियाई समाजवाद संबंधी विचार। नेक्स्ट हम बात करेंगे राम मनोहर लोहिया की जो सर्वोदय पर आधारित जो समाजवाद है उसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि सबका जो उदय है वही
होना चाहिए, यानी सबका उदय का मतलब ये है जनता के कल्याण पर जो है इन्होंने बहुत अधिक बल दिया है, नैतिकता और पर भी इन्होंने बहुत अधिक बल दिया है। और इन्होंने कहा कि जो शासन का आधार है वो गांव होने चाहिए। सहकारी खेती और कुटीर उद्योग को उन्होंने बढ़ावा दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गांधी जी से के विचारों से पूर्णतः सहमत थे। मतलब कुछ माइनर सा अगर देखें तो किसी विचार पर ये मौन थे, बट ये असहमत नहीं थे। ये वहां भी बोले नहीं थे कि मैं इस विचार से असहमत हूँ, बस ये मौन रह गए थे। जैसे कि वर्ण व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया, गांधी की वर्ण व्यवस्था पर ये मौन थे, लेकिन बाकी लगभग विचारों से ये सहमत थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राम पंचायत के बारे में भी इन्होंने बताया है। जाति बंधन मुक्त समाज की इन्होंने बात की है। सकारात्मक अधिकारों पर इन्होंने बताया है और साध्य और साधन की पवित्रता पर भी इन्होंने जोर दिया है। यानी कि सर्वोदय पर आधारित जो समाजवाद है उसकी संकल्पना इन्होंने दी है, जिसमें शासन का आधार गांव, सहकारी खेती और कुटीर उद्योग को बढ़ावा, ग्राम पंचायतों पर जाति बंधन मुक्त और सकारात्मक अधिकार और साध्य साधन की पवित्रता पर भी इन्होंने बल दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य का संगठन, यानी कि चौखंबा सिद्धांत। काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि लोहिया का चौखंबा सिद्धांत क्या था। तो राज्य का जो लोहिया का चौखंबा सिद्धांत था वो किस बुक में, मैंने आपको बताया था जो एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी 1952 की जो बुक है, एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी 1952 में इन्होंने जो है वो चौखंबा सिद्धांत दिया है। और इसमें 4 स्तर इन्होंने बताए हैं, गांव, जिला, प्रांत। क्या क्या बताया इन्होंने, गांव, जिला और प्रांत। तो गांव जो है वो स्वायत्त और स्वतंत्र होंगे, विकेंद्रीकरण व संघात्मक शासन पर इन्होंने बल दिया। और लास्ट में इन्होंने बोला कि जो जिलाधीश का पद है वो समाप्त कर देना चाहिए और गांव में कुटीर और सहकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और 5वें स्तर पर इन्होंने कहा कि विश्व संसद या विश्व सरकार के बारे में चर्चा इन्होंने की है, यानी कि 5वां जो स्तर इन्होंने बताया वो है विश्व संसद व सरकार, यानी कि विश्व संसद या विश्व सरकार की इन्होंने बात की है। तो ये हमें काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना चाहिए। 4 स्तर कौन कौन से, गांव, जिला, प्रांत और राष्ट्र। गांव, जिला, प्रांत और राष्ट्र। और 5वां स्तर कौन सा हो गया, विश्व संसद या विश्व सरकार। तो ये हुआ। और बुक कौन सी हो गई, एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी 1952। नेक्स्ट हम बात करते हैं राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति। तो 1967 में कोटा अधिवेशन में जो लक्ष्य रखा गया, 1967 के कोटा अधिवेशन में जो लक्ष्य रखा गया था उसमें सप्त क्रांति पर इन्होंने बल दिया। और इन्होंने बताया कि जो सप्त क्रांति है उसके माध्यम से समाज में जो है वो मतलब समाजवाद स्थापित किया जा सकता है, राज्य में समाजवाद स्थापित किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये समाजवाद के समाजवादी आंदोलन के जनक हैं, तो इस प्रकार से इन्होंने समाजवाद पर काफ़ी मतलब अपने तरीके से इन्होंने काफ़ी बल दिया है। और उन्होंने कहा सप्त क्रांति के माध्यम से, और यही जो सप्त क्रांति थी लोहिया की, ये आगे जाकर जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति जो है उसमें कन्वर्ट हो गई थी। तो इसी को जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के नाम से जो हम जानते हैं वो उस टाइम की लोहिया की सप्त क्रांति है। ठीक है, तो जो सप्त क्रांति है उसका विस्तृत रूप क्या है, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सप्त क्रांति में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है स्त्री पुरुष समानता, यानी कि इन्होंने स्त्री और पुरुष समानता पर बहुत अधिक बल दिया है। और जो सिमोन डी बुआ, जिसको हम बोलते हैं सिमोन डी बुआ भी बोलते हैं, तो इसका जो बुक थी इनकी द सेकंड सेक्स, उसमें आदर्श रामराज्य की जो पैरवी है वो की गई है। और उसमें जो है इन्होंने काफ़ी मतलब इसके बारे में भी देखने को मिलता है कि इन्होंने स्त्री और पुरुष समानता पर बहुत अधिक बल दिया है। नेक्स्ट है प्रजाति उन्मूलन, नेक्स्ट है जाति उन्मूलन, साम्राज्यवाद उन्मूलन और विश्व सरकार। जैसा कि मैंने आपको बताया जो चौखंबा सिद्धांत इन्होंने दिया था उसमें इन्होंने 4 स्तर बताए थे। सबसे पहला स्तर उन्होंने गांव, जिला, प्रांत और राष्ट्र बताया था। और 5वें नंबर पर इन्होंने विश्व सरकार की बात की थी, तो वो ही साम्राज्यवाद का उन्मूलन और होना चाहिए और विश्व सरकार की स्थापना होनी चाहिए, ये इनके विचार थे। आर्थिक समानता, निजी जीवन में अन्याय के लिए इन्होंने बताया, व्यक्तिगत अधिकार जैसा मैंने आपको पहले बताया था, और सत्याग्रह के लिए भी जो है इसमें बताया गया। तो सप्त क्रांति के 7 बिंदु हमें बहुत ध्यान से याद रखने हैं और इनमें से बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनमें से 4 जो है ऑप्शन मतलब 3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, 4th ऑप्शन कोई और दे दिया जाता है। तो स्त्री पुरुष समानता, प्रजाति उन्मूलन, जाति उन्मूलन, साम्राज्यवाद का उन्मूलन, आर्थिक समानता, निजी जीवन के में अन्याय के लिए
व्यक्तिगत अधिकारों पर बल और सत्याग्रह के लिए इन्होंने बताया है। तो इस प्रकार से सत्याग्रह, निजी जीवन में न्याय के लिए और आर्थिक समानता, साम्राज्यवाद उन्मूलन, जातीय उन्मूलन, प्रजाति उन्मूलन और स्त्री पुरुष समानता, ये हमें ध्यान रखना है। और ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक आर्थिक असमानता और जातिवाद जुड़वा राक्षस हैं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये किसने कहा था कि आर्थिक असमानता और जातिवाद जुड़वा राक्षस हैं। तो किसने कहा था? राम मनोहर लोहिया ने ये कहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोहिया के नेहरू और लोहिया में क्या समानताएं थी। तो नेहरू, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेहरू को अपना आधा गुरु मानते थे, यानी कुछ बातों से सहमत थे और कुछ बातों से असहमत थे, और गांधी को अपना गुरु मानते ही थे। तो नेहरू और लोहिया में कौन कौन सी समानताएं हैं वो हम जानेंगे। तो समाजवाद के संबंध में दोनों की समानता, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के दोनों समर्थक रहे हैं, यानी कि समाजवादी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के दोनों समर्थक थे। 1934 में दोनों ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी से जुड़े। 36 में जो नेहरू ने कहा कि मैं समाजवादी हूं, तो लोहिया ने इनका पुरजोर समर्थन किया था। तो समानता कहाँ कहाँ हो गई? समाजवादी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के समर्थक। 1934 में दोनों कांग्रेस समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। 1936 में नेहरू का उन्होंने बोला था कि मैं समाजवादी हूं, तो उन्होंने लोहिया ने पुरजोर इसका समर्थन किया था। तो इस प्रकार से दोनों में समानता होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी असमानता की, यानी कि इनके विचारों में कहाँ कहाँ अंतर हमें देखने को मिलता है। तो लोहिया जो है वो कृषि पर बल देते हैं, जबकि नेहरू उद्योग पर बल देते हैं। लोहिया भारत विभाजन के विरोध में थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इनकी एक बुक भी थी भारत विभाजन के विरोध में, और इन्होंने पटेल और नेहरू का जो है वो आलोचना भी की थी, उनके विचारों की आलोचना की थी कि उन दोनों ने जो है वो भारत विभाजन से सहमत हो गए थे। तो लोहिया ने इनका मतलब आलोचना की थी। और वो कौन सी बुक थी? गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन कब की बुक है? 1970 की बुक है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन 1970 की बुक है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। तो इस बुक में जो है इन्होंने भारत विभाजन का विरोध किया था, और जबकि नेहरू ने समर्थन किया था। और एशियाई समाजवाद जो सर्वोदय, जो पश्चिमी विकास पर बल देता है, ये इन्होंने एशियाई समाजवाद पर बल दिया था, और नेहरू ने औद्योगिकरण पर बल दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। तो उसके बाद अपना लोहिया के जो विचार हैं, जो फैक्चुअल हैं, और कुछ ऐसे मतलब कुछ मैं जब तक मैंने देखा कि मैंने लगभग इसमें समावेश कर दिया है। बाकी हम देख सकते हैं कि कुछ और भी हमें अगर जानकारी मिलती है तो वो भी अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे। 1 घंटा देश को दो, ठीक है, किसने कहा था? लोहिया ने। 1 दिन कृषि को दो, ये भी किसने कहा था? लोहिया ने। नदी जोड़ो परियोजना की बात किसने की थी? जो आज नदी जोड़ो परियोजना, जो आज फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत आ गई है, उस टाइम भी लोहिया ने जो है वो नदी जोड़ो परियोजना की बात की थी। और ये कब की बात है? जब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि राम मनोहर लोहिया का जन्म तो 1910 में हो गया था, लेकिन आज से कितने साल पहले भी उन्होंने नदी जोड़ो परियोजना की बात की थी। और गोवा मुक्ति आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कार्यकर्ता के रूप में काफ़ी मतलब इनकी भागीदारिता रही है, और काफ़ी बार मतलब काफ़ी आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया है। तो उसमें गोवा मुक्ति आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हिमालय के में राज्यों के प्रति जो नीति थी, जिसका नेहरू जो है वो समर्थन करते थे, उसके ये कटु आलोचक थे। राज्यों के हिमालय के राज्यों के प्रति जो नीति थी उसके कटु आलोचक थे। और नवीन समाजवाद के इन्होंने 4 मूल आधार बताए हैं। ये भी एक बार मैंने किसी पेपर में ये क्वेश्चन देखा था कि नवीन समाजवाद का कौन से 4 मूल आधार हैं, जिसमें 3 तो इनमें से दिए हुए थे और एक कोई और दिया हुआ था। तो समानता इन्होंने बताया, लोकतंत्र बताया, अहिंसा बताया और विकेंद्रीकरण बताया। समानता, लोकतंत्र, अहिंसा और विकेंद्रीकरण। तो इस प्रकार से आज हमारा लोहिया कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट हम वीडियो में अरविंद घोष के बारे में जानेंगे, और इस प्रकार से 1 बाय 1 हम इंडियन थिंकर लगभग हम 30 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। 30 इंडियन थिंकर हम देख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स।